हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय और आपका दुर्गम विज्ञान संस्थान में स्वागत है। हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट रिव्यू कर रहे थे कि कैसे कब क्या फॉर्मूला हमें किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है और कैसे कैलकुलेशंस करनी है। ओके, तो इससे रिलेटेड हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता रहता है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस तक डिस्कस कर लिया था। ये वो फॉर्मूला था और आप सभी को ये अच्छे से पता है, अच्छे से आप लोगों ने मेमोराइज कर रखा है। पर यहाँ पे एक केस आता है, जब रिलेटिविस्टिक देखते हैं हम रिलेटिविटी में, जब रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालते हैं तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेंज नहीं, मतलब वो जो वेरिएशन ऑफ मास होता है, डायनामिक मास, वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। और जीटीआर में हम लोग रेस्ट मास कंसिडर कर लेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर डायनामिक मास कंसिडर कर लेंगे इज इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आइंस्टाइन ने जो दिया था। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो डायनामिक मास का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। डायनामिक मास का वैल्यू पुट कर किया और हमें एनर्जी मिल गया, ये टोटल एनर्जी है। ओके, अब टर्म्स को रीअरेंजमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एंड एनर्जी में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, कभी कभी इस रिलेशनशिप का भी हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों को इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम कैलकुलेशन के ही टाइम पे आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मेमोराइज कर लेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ये एक बार देख लेते हैं अच्छे से। और इसी के साथ साथ जब हम लोग रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। और समटाइम्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारी रेस्ट मास एनर्जी हम उसे बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये m डायनामिक मास है बट ये m नॉट रेस्ट मास है, तो हम पहले डायनामिक मास का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, उसके बाद दोनों ही टर्म्स में से m0c² कॉमन ले लेंगे। जब m0c² कॉमन ले लेंगे तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसके साथ साथ मैंने ये फॉर्म भी लिख रखा है, आपको इसे मेमोराइज कर लेना है, यहीं से ये वाला मैंने डेवलप किया है। अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कई बार लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा गया है, तो लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन करने के लिए ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है इसको ऊपर ले जाएंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा और हमें लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन मिल जाएगा, जो कि इतना होगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएशन भी बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होगा वो वेलोसिटी के साथ किस तरीके से होगा। ओके, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी डिस्कशन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी और मोमेंटम एंड एनर्जी, ये तीनों ही रिलेटिविस्टिक हैं, तो इन तीनों में हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, v इज इक्वल टू pc² डिवाइड बाई e। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको पता ही है कि रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट रहता है, और हम लोग इसका प्रूफ भी करते हैं थ्योरी क्लासेस में, जो भी हमारा कॉलेज वर्क रहता है उसमें हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ पूछा भी जाता है एग्जामिनेशंस में। कभी कभी क्या होता है, कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे ये रिलेशन को पूछ लेता है कि इसे प्रूव करके दिखाओ कि अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ ए इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके, समटाइम्स हम लोग पोटेंशियल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशनशिप के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2m0c²। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बहुत बार क्वेश्चंस में, और उन क्वेश्चंस में यूज करते हैं जैसे ब्रेकिंग हो रहा है, कहीं कहीं स्टेकिंग हो रहा है, कोई पार्टिकल एकदम ब्रेक हुआ, कोई दो पार्टिकल स्टिक हो गए, तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, तब हमें इन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इन कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग इस फॉर्मूला का ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो काइनेटिक एनर्जी था वहाँ तो हमने लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन देखा था।
अब हम फिर से इस जो टोटल एनर्जी है इसकी फॉर्म में और मोमेंटम की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो हमने ये अप्लाई किया, ये लोएस्ट ऑर्डर करेक्शन यहाँ पे भी आ गया काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो ये डिस्कशन था हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। कुछ फॉर्मूले थे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। ओके, तो आइए अब अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक हमारा है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी मोमेंटम। अभी तक हमने पोजीशन के लिए पढ़ा था, कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा था, एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से रिलेट होते हैं वो सब पढ़ा था। सेम प्रोसेस हम लोग एनर्जी मोमेंटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं जरा, कोई एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड उस एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल दे रखा है, उसका हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनर्जी और मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट ही डिफाइन कर रखे हैं 3D केस है, और 3 डायमेंशनल में ऑर्थोगोनल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हमने कंपोनेंट्स डिफाइन कर रखे हैं और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे बता रखा है ये ई डैश, पी एक्स डैश, पी वाई डैश एंड पी जेड डैश, ये दे रखा है। अब किस तरीके से एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेट होंगे वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा। ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी टाइम्स गामा। गामा का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, कई बार बता चुके हैं इन कॉन्सेप्ट वीडियोज में। 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये हमारा गामा होता है। इसी के साथ साथ अगर हमें मोमेंटम के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तो मोमेंटम भी एस डैश फ्रेम में हम लिख सकते हैं, पी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी एक्स माइनस ई वेलोसिटी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और पी वाई डैश एंड पी वाई इक्वल होंगे, पी जेड डैश एंड पी जेड इक्वल होंगे। ये केस तब का है जब मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मोशन बाई डायरेक्शन में होगा तो सेम फॉर्मूला हम लोग बाई डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे और पी एक्स डैश और पी एक्स इक्वल हो जाएंगे उस केस में। ओके, और अगर जेड के लिए मोशन होगा तो पी जेड डैश और पी जेड के लिए फॉर्मूला बनाएंगे और बाकी दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, तो ये हमारे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी मोमेंटम के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ मैंने एक कोटेशन लिख रखा है, दिस एग्जैक्टली सेम एज कोऑर्डिनेट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और टाइम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी के सिमिलर है एकदम। और साथ ही साथ हम ये जो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसे 4 वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, कभी कभी ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। आप देख सकते हैं जैसे x वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, सेम एनर्जी का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी बता सकते हैं। टाइम मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग सेम फॉर्मूला वैसा ही है। ओके, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। XC एंड TP इस तरीके से याद कर लेंगे, वो 2 फॉर्मूला याद कर लेंगे। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेन फॉर्मूले हैं, बाकी एनर्जी एंड मोमेंटम के लिए सेम प्रोसेस से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, अगर एस डैश बाई डायरेक्शन मूव कर रहा है तो फॉर्मूला बाई डायरेक्शन में यूज करने लगेंगे और पी एक्स डैश एंड पी एक्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो सेम तरीके से हम लोग जेड डायरेक्शन के लिए भी। अब इनवर्स जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी सेम मेथड है। हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे प्लस बना देना है और डैश से रिप्लेस कर देना है। यहाँ अब तक हम ई डैश यूज कर रहे थे, वहाँ ई यूज करेंगे, और जहाँ माइनस यूज कर रहे थे वहाँ प्लस यूज करेंगे। ओके, डैश वाले से डैश हटा देना है, माइनस वाले को प्लस बना देना है, और जिस पे डैश नहीं है उस पे डैश लगा देना है। तो ये दोनों फॉर्मूला लिख रखा है मैंने इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये मैट्रिक्स आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि मैंने जैसे मेमोराइज किया है हो सकता है उससे आपको हेल्प हो, बाकी आपका अपना अलग मेथड हो सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसा मन हो वैसे याद कीजिए। ओके, तो फॉर मासलेस पार्टिकल जो ई एनर्जी होता है उसके लिए वो पीसी होता है, फॉर फोटॉन हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये डिस्कशन था, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हमने डिस्कस किया और रिलेटिविस्टिक एनर्जी देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि कोलिजन होता है। किसी प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कोलाइड किए और स्टिक किए, स्टिक नहीं किए तो कोलाइड किए, और एक पार्टिकल अदर डायरेक्शन में गया, दूसरा अदर डायरेक्शन में गया। सेम प्रोसेस से कभी कभी हमें बताया जाता है कि एक पार्टिकल रेस्ट में है, अचानक से वो ब्रेक हो गया। तो ये सब क्या है, कोलिजन के एग्जाम्पल हैं। तो जब कोलिजन होगा
तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, और वो कोलिजन रिलेटिविस्टिक होगा ये कैसे पता करेंगे? तो सिंपल बात है उसमें। रिलेटिविस्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल दे रखा होगा, इस फॉर्म में दे रखा होगा 3c/10, ओके, एंड c/5 और 0.3 टाइम्स c, इस तरीके से दे रखा होगा। साथ ही साथ आप लोग जो मोमेंटम चेक करेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो भी कोलाइड कर रहा होगा, तो मोमेंट जो है रेस्ट मास मतलब रेस्ट मोमेंटम से कम आएगा, वो सॉरी ज़्यादा आएगा, m0c यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा आएगी, ओके। एंड फॉर मासलेस पार्टिकल्स के लिए हम जो रेस्ट मास होता है वो जीरो कंसिडर करते हैं, ये आप सभी को पता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि अगर स्टिकिंग हो रहा होगा पार्टिकल्स का, तो जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनका जो सम ऑफ मास होगा वो ग्रेटर होगा इनिशियल मास से, ओके। और ब्रेकिंग के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है यही रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अदर वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना के ना। अब अगर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ये है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो अभी कॉन्सेप्ट हम थोड़ा इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो कि हमें कुछ भी नहीं आता है, ओके। तो अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम प्रॉब्लम को आराम से टैकल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मेन मोटिव ये है कि हमें कैसे भी एग्जामिनेशन में अच्छा करना है, अपना 100% देना है, ताकि हमें ये ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है मैं 4 से 5 वीडियो लेक्चर में पढ़ा दे रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी सारे थ्योरी पार्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे प्रूफ्स आते हैं, वो सब करके तब हमें करना चाहिए, पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छा है, बेटर है अगर आपके पास टाइम नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर हमें कोलिजन और स्टिकिंग और ब्रेकिंग दे रखा है तब सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ये दोनों ही अप्लाई करने के बाद में यहाँ 3 फॉर्मूले एनर्जी के लिखे हैं, 3 फॉर्मूले मोमेंटम के लिखे हैं, ओके। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके यानी कि 6 फॉर्मूले आपको मेमोराइज कर लेने हैं एकदम माइंड की मेमोरी में, किसी चिप की, जैसे हम इंटीग्रेटेड चिप होता है उस पर छप जाता है, वैसे आपको माइंड में अपने छाप लेना है ये फॉर्मूला, और प्रॉब्लम आए और स्टार्ट कर दो, विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट आंसर आ जाना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक लाइन और लिख रखा है जो आपको हेल्प करेगा। इफ पार्टिकल ब्रेक्स और डिकेज एट रेस्ट देन पी आई यानी कि जो इसका इनिशियल मोमेंटम वो 0 होगा, एंड फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम वो 0 होगा। अब यहाँ पे लिखा है इफ डिकेज इन 2 पार्टिकल्स देन उनका क्या होगा, डिफरेंस जो है वो 0 होगा, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ आप याद रख लेंगे अच्छे से। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने अपना जो भी पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की हैं, उनको एक थोड़े से बेसिस में समराइज किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही मेहनत से आपको इजीली मिल जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपने अपनी 11th एंड 12th की क्लासेस में पढ़ा होगा, वो साउंड में डॉपलर इफेक्ट होता था। यहाँ पे हम लोग लाइट में डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई व्हीकल है यहाँ पे जो एट ए स्पीड v मूव कर रही है, इसको हम लोग एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपकी बंदी है और ये आप इसमें व्हीकल में बैठे हुए हैं, आपको ड्रॉप करना है, इनको डिनर करवाना है सामने, और आपने क्या किया, लाइट ग्लो किया यहाँ से। जब लाइट ग्लो हुआ तो यहाँ से सम एंगल पे लाइट इनके पास जाएगा, पर पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि लाइट का कलर और लाइट का फ्रिक्वेंसी मोस्ट प्रोबेबली है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, लाइट के कंपेरेबल है। तो जब इतना ज़्यादा स्पीड होगा तो फ्रिक्वेंसी तो चेंज होना ही बनता है, और जब फ्रिक्वेंसी इस लाइट का चेंज हो गया, इन्होंने उस सिग्नल को समझ लिया गलत, ओके। तो जब गलत समझ लिया फिर ये डॉपलर इफेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी चेंज क्यों हुआ, फ्रिक्वेंसी चेंज का रीज़न सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविटी था।
रिलेटिविटी इसीलिए था क्योंकि आपका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था। अगर आपका वेलोसिटी नॉर्मल होता तो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता, चेंज होता पर नेग्लिजिबल होता, आप उसे मेजर भी नहीं कर पाते। पर हम लोगों ने इसी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया, ये एट एन एंगल डेवलप किया। यहाँ पे जो एंगल है, ये सोर्स आप हैं, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच यहाँ पे एक एंगल है थीटा। ओके, तो वो थीटा हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सोर्स आपके ऑब्जर्वर आपके परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या ले लेंगे आप, 90। अगर आपको बोला जाए कि जो सोर्स है वो आपके पैरेलल है, तो आपकी थीटा कितना ले लेंगे, 0 डिग्री। ओके, तो केस जैसा भी होगा थीटा वैसे वैसे चूज कर लेंगे आराम से। अब यहाँ पे इसको ड्राइव कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, यूजिंग एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। इनका यूज करके इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ड्राइव द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला, तो आप वहाँ पे फिर अपना हाथ ऐसा नहीं कि समेट के बैठे रहेंगे, आप उनको सिंपल बोल देंगे, सर वी यूज द एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन टू ड्राइव रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो वो लोग समझ जाएंगे, हाँ आता है, हवा में नहीं आया है घूम के। ओके, तो आप लोग ये फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे, साथ साथ ये पॉइंट भी मेमोराइज करेंगे कि कैसे ड्राइव करते हैं। और एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, एंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच का एंगल है वो थीटा है। सोर्स जो फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है उसका जो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, और जो रिसीव कर रहे हैं ऑब्जर्वर, वो जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू है। ओके, तो रिसीवर हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्लियरली। v इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर और डिटेक्टर। ओके, तो जो b है वो भी यहाँ पे स्पीड मेंशन कर रखी है कि क्या है, और थीटा एंगल भी बता रखा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केस देखेंगे, दो केस है यहाँ पे। पहला ये कि सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द डिटेक्टर अलोंग द सेम लाइन, यानी कि थीटा 0 ले रखा है। अब थीटा 0 लेंगे तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, और कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 माइनस बी बाई सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऊपर प्लस यूज हो रहा है, नीचे माइनस यूज हो रहा है। ओके, तो ये ट्रिक है याद करने की। इसको सिंपली वेवलेंथ में भी याद कर सकते हैं, वेवलेंथ में याद करना भी आसान होता है, और फ्रिक्वेंसी याद करने में भी आसान होता है। देखिए, रिलेटिविटी के फॉर्मूला बहुत सिंपल होते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, साइन में प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं आप प्लस यूज कर देंगे, कहीं माइनस यूज कर देंगे। कॉन्सेप्ट ठीक होगा, टर्म्स को ठीक से लिखेंगे, बस प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अपने आप से रिलेट करना। वहाँ पे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए, जब सोर्स जो डिटेक्टर है, जो ऑब्जर्वर है, और हम रिसीवर भी बोलते हैं इसी को, जो रिसीवर है जब उसके पास आ रहा होगा, तब आप मुझे ये बताइए कि उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। सिंपल बात है कि जब आपके पास आएगा, अभी वो सपोज उसके पास कोई आप अगर आग आपके पास आ रही है चल के, तो जब आग आएगी तो दूर से तो आपकी जो हीट रियलाइज करेंगे उसका वो कम करेंगे, जब पास आ जाएगी तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से इस केस में भी आप देख सकते हैं, जब पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, और वेवलेंथ घटता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं कि कब प्लस और कब माइनस कहना है हमें से। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक टर्म लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, बट वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ओके, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, जो गैलेक्सी वगैरह से हमारी लाइट आ रही है उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि उसमें ब्लू शिफ्ट है, रेड शिफ्ट है, कितना डॉपलर इफेक्ट हुआ है, कितना पुराना है। ये सारी मेजरमेंट इसी डॉपलर इफेक्ट का यूज करके हम लोग मेजरमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक केस और ले रखा है मैंने, सोर्स मूविंग अवे द डिटेक्टर, और थीटा ले रखा है 180 डिग्री। जब अवे जाएगा तो एंगल कितना 180 हो जाएगा। बस यहाँ पे एक केस ये वाला सेम है कि अलोंग द सेम लाइन। तो हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का डिफरेंस आ गया,
फॉर्मूला का जो शेप है वो वैसा जैसा था वैसा ही है, बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस आया है। और लेमडा का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेमडा की फॉर्म में, आप दोनों जो मर्जी हो वो मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद कन्वर्ट तो आप कर ही सकते हैं, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा आपको। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दूर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम लोग रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट याद करने का सिंपल मेथड ये है कि जो वेव्योर होता है, तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपने याद किया होगा कि जब आप वेवलेंथ बढ़ता जाता है तो रेड कलर आता है, जब वेवलेंथ घटता है तो ब्लू कलर आता है। तो जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो रेड यानी कि रेड शिफ्ट, वेवलेंथ घटेगा ब्लू यानी कि ब्लू शिफ्ट। इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। जब जो सोर्स है एंड ऑब्जर्वर है वो कितने पे हो जाएंगे, 90 डिग्री एंगल पे हो जाएंगे, तब ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 वहाँ पे पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में केवल 1 बचेगा, एक टर्म 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद ये हमारा ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये रिलेशनशिप पता नहीं होता है, इसलिए वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, छोड़ के आ जाते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लीजिए और ये बात ध्यान रखिए कि एक एग्जाम छोड़ के हमेशा डॉपलर इफेक्ट पे एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में। ओके, अब यहाँ पे एक नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोक्सीमेशन हमने कंसीडर कर लिया है, तो उसके लिए भी हमने ये टर्म लिख रखा है। अगर आपको ये कहीं यूज़ करना पड़े तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिलेटिविस्टिक फोर्स होगा, वो हम अगली कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।